नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर उपस्थित हूं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और छत्तीसगढ़ व्यापम की परीक्षाओं के लिए लेक्चर सीरीज के साथ। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में मजदूर और किसान आंदोलनों के बारे में। मजदूर आंदोलनों की बात पहले करते हैं। छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलनों का केंद्र राजनांदगांव की बीएनसी मिल थी, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र बड़ा उद्योग था। इस मिल की स्थापना 23 जून 1890 को सीपी मिल के नाम से की गई थी। इसके निर्माता बंबई के जेबी मैकवेथ थे। रियासत के राजा बलराम दास मिल के संचालक मंडल के अध्यक्ष थे। मिल में 1894 से उत्पादन शुरू हुआ। 1897 में हानि होने के कारण मैकवेथ ने इसे कलकत्ते की शाओलिन कंपनी को बेच दिया, जिसने इसका नाम बदलकर बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स या बीएनसी मिल कर दिया। पहला आंदोलन ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने मजदूरों को संगठित किया और 1920 में 36 दिनों की लंबी हड़ताल करवा दी। असंतोष का मुख्य कारण प्रतिदिन 12 से 13 घंटे काम करना था। अंत में मालिकों को झुकना पड़ा और काम के घंटे कम किए गए। ठाकुर साहब को राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया गया। जब ठाकुर साहब ने मध्य प्रांत के गवर्नर से शिकायत की तो उन्होंने निष्कासन रद्द कर दिया। दूसरा आंदोलन 1924 में ठाकुर साहब ने फिर से हड़ताल करवाई। इस समय मजदूरों ने एक भोज का आयोजन किया था। एक सिपाही ने बर्तनों को जूता मार दिया। मजदूर उत्तेजित हो गए। लौटते समय मजदूरों ने एक भ्रष्ट बाबू गंगाधर राव को थप्पड़ मार दिया। पुलिस ने 13 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया। मजदूरों ने न्यायालय को घेर लिया और अपने साथी को छुड़ा लिया, परंतु पुलिस ने उन्हें फिर से पकड़ लिया। एक मजदूर के न मिलने पर पुलिस ने ठाकुर साहब का मकान घेर लिया। जब जनता को खबर लगी तो वो पॉलिटिकल एजेंट का पीछा करने लगे। इस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें एक मजदूर मारा गया और 12 घायल हुए। ठाकुर साहब ने गवर्नर से शिकायत की, प्रशासन ने उन्हें रियासत से निष्कासित कर दिया। इसके बाद ठाकुर साहब रायपुर चले गए। तीसरा आंदोलन मिल प्रबंधन ने मजदूरों के वेतन में 10% की कटौती कर दी। मजदूर फिर से हड़ताल पर गए और उन्होंने ठाकुर साहब से सहायता की मांग की। ठाकुर साहब राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के विश्राम गृह से हड़ताल का संचालन करते रहे। मिल प्रबंधन ने मजदूरों के प्रतिनिधि श्री रुईकर के नेतृत्व में समझौता किया, परंतु 600 मजदूरों को काम से निकाल दिया गया और मजदूरों को 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ठाकुर साहब ने नया समझौता प्रारूप बनाकर प्रस्तुत किया, जिसे समझौता बोर्ड ने स्वीकार कर लिया। निकाले गए मजदूरों को वापस लिया गया। ठाकुर साहब का निष्कासन आदेश भी रद्द किया गया। इस तरह यह हड़ताल भी पूरी तरह से सफल रही। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलनों की। देश के अन्य हिस्सों की तरह छत्तीसगढ़ में भी सामंत युग और उसके बाद अंग्रेजों के समय में भी किसानों की दशा अच्छी नहीं थी। बेगारी प्रथा, अत्यधिक लगान, महाजनों द्वारा शोषण, फसल का उचित मूल्य ना मिल पाना, इन सब कारणों से किसानों में बहुत गरीबी थी। समय समय पर किसानों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन होते रहे। कुछ आंदोलनों की बात आज हम यहां करते हैं। पहला है राजनांदगांव बेगार विरोधी आंदोलन 1879 में। महंत घासीदास को 1879 में सत्ता प्रमुख नियुक्त किया गया था। राजनांदगांव नगर और गांवों में बेगारी बढ़ने लगी, जिससे किसान त्रस्त होने लगे। सन 1879-80 में इस बेगारी के खिलाफ सेवता ठाकुर ने अपनी आवाज बुलंद की, किंतु कंपनी प्रशासन की मदद से उनका विरोध कुचल दिया गया। दूसरा, 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा चलाया गया कंडेल सत्याग्रह किसान आंदोलन ही था। इसमें बाबू छोटेलाल, नत्थू जगताप आदि ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अतिरिक्त अलग अलग स्थानों पर जंगल सत्याग्रह भी मूलतः किसान आंदोलन ही थे। कंडेल सत्याग्रह के संबंध में आपको मैं पहले ही एक वीडियो में विस्तृत रूप से बता चुका हूं। आप चाहें तो उसे एक बार फिर से देख सकते हैं। फिर बात करेंगे दुर्ग डोंडी का किसान आंदोलन। 1937 में डोंडी लोहारा के जमींदार मनीराम पांडेय का बड़ा आतंक था। 28 अगस्त 1937 को जमींदार के समक्ष किसानों ने माली थेड़ी के बाजार में आम सभा का आयोजन करके बहुत सी शिकायतें की, लेकिन जमींदार ने किसी की नहीं सुनी। उस समय श्री नरसिंह प्रसाद अग्रवाल वहां के बड़े गांधीवादी नेता थे। किसानों ने उनके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। श्री अग्रवाल पूरे क्षेत्र में घूमकर 3 साल तक जन जागृति फैलाते रहे। आंदोलन अंबागढ़ चौकी, पान बरस आदि अन्य जमींदारियों में भी फैल गया।
उनके आंदोलन में उनके भाई सरयू प्रसाद अग्रवाल और अन्य लोगों ने भी सहयोग किया, जिसमें प्रमुख थे वासुदेव देशमुख और पंडित रत्नाकर झा। डोंडी लोहारा में वली मोहम्मद ने सत्याग्रह किया, जिसमें 94 व्यक्ति कैद कर लिए गए। इन 94 में से एक कृष्णाराव गणवारे जी का चित्र मैं यहां आपको दिखा रहा हूं। अग्रवाल बंधु भी गिरफ्तार कर सिवनी जेल भेज दिए गए। उस समय प्रदेश पर कांग्रेस का शासन था। रविशंकर शुक्ला शिक्षा मंत्री और द्वारिका प्रसाद मिश्र गृह मंत्री थे। उन्होंने श्री अग्रवाल को चर्चा के लिए नागपुर बुलाया, लेकिन समझौता नहीं हो सका। 5 मई 1939 को कुसुम कसा गांव में विशाल जनसभा हुई। सरयू प्रसाद अग्रवाल ने 9 दिन का उपवास किया। शासन को अंततः एक सीमा तक ग्रामीणों के निस्तारी अधिकार स्वीकार करने पड़े। बाद में निस्तार नियम भी बनाए गए, परंतु कांग्रेस का स्वयं का शासन होने के कारण कांग्रेस इस आंदोलन को तोड़ना चाहती थी और उसने किसानों के साथ इस आंदोलन में नहीं दिया। जमींदार ने आंदोलनकारियों पर मुकदमा दायर कर दिया, जिसकी पैरवी आंदोलनकारियों की ओर से रायपुर के वकील त्रिवेणी लाल श्रीवास्तव और नागपुर के श्री जकातदार ने की थी। अब बात करेंगे छुई खदान रियासत में लगानबंदी आंदोलन जो 1939 में हुआ। छुई खदान छत्तीसगढ़ की एक छोटी सी रियासत थी। अंग्रेज भक्त दीवान की शोषण नीति से किसानों में तीव्र असंतोष था। यही असंतोष 1949 के लगानबंदी आंदोलन का कारण बना। 13/12/1939 को खैरा नर्मदा में श्री राम नारायण मिश्र हर्षुल के नेतृत्व में किसानों की आम सभा हुई, जिसमें शोषण के खिलाफ लगानबंदी का निर्णय लिया गया। आंदोलनकारियों की गिरफ्तारियां हुई। महात्मा गांधी एवं अन्य कांग्रेस नेता रियासत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप के खिलाफ थे। गांधी जी की इसी धारणा के कारण लगानबंदी आंदोलन में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और शीघ्र आंदोलन स्थगित करने की सलाह दी। इसके बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस आंदोलन के बाद रियासत के किसानों ने एक किसान सभा कायम की। समारू राम महोबिया, दामोदर लाल दादरिया, अमृत लाल दादरिया, पूनम चंद जी सांखला आदि इस संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। कांकेर में किसान आंदोलन की बात करते हैं, जो 1944-45 में हुआ था। सन 1944 में दीवान J.N. महंत को हटाकर टी महापात्र को कांकेर रियासत का दीवान बनाया गया। उसने नवीन भू बंदोबस्त लागू किया, जिसके अंतर्गत राजस्व वसूली ठेका प्रणाली से की जाने लगी। लगान वसूली के नाम पर ठेकेदार अत्याचार करने लगे। उनके आतंक से किसान खेत खलियान से पलायन करके जंगलों में छिप गए। लोगों में तीव्र असंतोष फैला। भानु प्रतापपुर के गांव सुरंगदाह के गोटिया इंदरू केवट ने लोगों को लगान न पटाने के लिए प्रेरित किया। गांव-गांव में लगान मत पटाओ का आंदोलन होने लगा। इंदरू केवट, गुलाब हटना व कंगल कुम्हार के साथ अनेकों किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 429 किसानों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। परिणाम स्वरूप 200 बैलगाड़ियों में गांव के किसानों ने अपने गिरफ्तार साथियों को छुड़ाने के लिए कांकेर में घेरा डाल दिया। विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए रियासत प्रमुख भानु प्रताप देव ने किसान विद्रोहियों के साथ समझौता कर लिया और आंदोलनकारियों को रिहा कर दिया गया। अब बात करेंगे सक्ती रियासत में किसान आंदोलन की। तत्कालीन शासक लीलाधर सिंह ने कुछ गौटियों को बेदखल कर दिया था। बेदखल किए गए गौटिये और उनके किसानों के बीच तीव्र असंतोष फैल गया। बेदखल किए गौटियों ने फसल काटना शुरू कर दिया, जिसकी रिपोर्ट थाने में की गई। फसल काटने वालों पर चोरी का आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया गया। जेल में बंदी गौटियों और किसानों पर अमानवीय अत्याचार हुए। 29 नवंबर 1947 स्टेट कांग्रेस के नेतृत्व में राजमहल के सामने एक आम सभा हुई, जिसमें रियासत की कृषि नीति की जमकर आलोचना हुई और गौटियों व किसानों की रिहाई की मांग की गई। आंदोलन को समाप्त कराने के लिए गौटियों और किसानों को रिहा कर दिया गया, परंतु उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप आंदोलन राज्य विलय के पश्चात भी चलता रहा। तो दोस्तों, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के इतिहास पर यह वीडियो सीरीज आज समाप्त होती है। इसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पीएससी और छत्तीसगढ़ व्यापम की परीक्षाओं की तैयारी के लिए किसी नए विषय पर एक नई लेक्चर सीरीज के साथ। नमस्कार।